हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामपुर। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मॉर्निंग के 6 बज चुके हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि डेली आपसे मिलते हैं 6 बजे, संडे हो या मंडे हो। डेली मिलते हैं और डेली हम आपसे बात करते हैं जो कि आपके पीआईबी के आर्टिकल्स होते हैं और संसद टीवी के जो भी डिबेट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट डिबेट्स जो कि आपके यूपीएससी के सिलेबस सिलेबस के रेलिवेंट हो। तो ये टॉपिक हम यहाँ डिस्कस करते हैं ताकि आपको एक क्रिस्प शॉर्ट एक अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सके, ताकि आपके यूपीएससी प्रीलिम्स पर ही फोकस ना रहे, मेंस पर ही फोकस हम कर सके, है ना। तो आई होप कि ऑलमोस्ट 2 मंथ हो चुके हैं, ऑलमोस्ट पूरे तो नहीं, 2 मंथ हो चुके हैं। और मेरे ख्याल से 2 मंथ में इतने सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं कि आप कुछ नए टॉपिक के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। कंटेंट आपने अगर नोट्स बनाना स्टार्ट किया होगा तो कहीं कि आपके नोट्स में एटलीस्ट 40-50 पेजेस ना हो चुके होंगे। तो इसको एटलीस्ट प्रीलिम्स के 1 मंथ पहले तक इसको नोट डाउन करना है, रिवाइज करना है डेली, ताकि आप लास्ट टाइम में आपके ऊपर जो प्रेशर है ना वो ज्यादा ना हो सके। ठीक है, तो चलिए सभी को सबसे पहले वेरी गुड मॉर्निंग। क्लास को थोड़ा शेयर करेंगे, सुबह का टाइम है, ताकि और भी लोग जुड़ सके क्लास से। और भी जिनको पीआईबी कंटेंट, जो वेबसाइट्स होते हैं, पीआईबी की वेबसाइट भी है, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं, तो यहाँ समझ में नहीं आते हैं। खुद हो सकता है कभी, क्योंकि वहाँ कंटेंट इंग्लिश से भी होते हैं, हिंदी से भी होते हैं, लेकिन वहाँ एक सटीक होता है कि हाँ वहाँ एक इन्फॉर्मेशन होता है। उस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर एनालिसिस करते हैं ताकि आपको उस टॉपिक के बारे में एक वाइड कवरेज आपको मिल सके, है ना। और सांसद टीवी के जो डिबेट्स होते हैं ये तो सिंपल आसान होते हैं, उसमें लिखे हुए नहीं होते हैं, वो सुनना पड़ता है हमें। सुनने के बाद में कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को हमें यहाँ लिखना पड़ता है, टाइप करना पड़ता है, उसके बाद इसको हम क्लास में लाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कंटेंट राइटर की नीड नहीं है, कंटेंट राइटर हम खुद होते हैं, क्योंकि कंटेंट राइटर वो क्या लिखेगा और हम मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा बिल्कुल ये डिफरेंट होगा। तो क्लास में रिकॉर्डिंग ही चीजें पीवीडी बनती है। ठीक है, चलिए तो फिर हम बात करते हैं। लास्ट क्लास में बात कर चुके थे, आई होप सो, कि ये पॉइंट जो था ना, भारत में बुजुर्ग व्यक्तियों का दुर्व्यवहार, यह टॉपिक हम बात कर चुके थे। इसके बाद कुछ ये सब पॉइंट थे। और अगला जो टॉपिक है ये आपका जल्लीकट्टू से है। जल्लीकट्टू हमेशा ही कहीं न कहीं हर साल मतलब इशू में होता है। और इस टाइम ही क्यों होता है, पोंगल के टाइम में ही क्यों होता है। अभी जनवरी आने वाला है ना। तो जनवरी आने से पहले, यानी दिसंबर के टाइम चल रहा है, तो दिसंबर के टाइम में ये इशू में होता है। ऑलमोस्ट देखें कि दिसंबर, जनवरी और कभी कभी फरवरी तक कुछ केसेस, मान के लिए कुछ बदलाव हुए, कुछ केसेस पेंडिंग हुए, पेंडिंग केसेस तो है ही। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग टॉपिक चली आती है। लेकिन अभी तक इस पे क्वेश्चन जो है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा नहीं गया, लेकिन हाँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो मे बी ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और मेंस में ऐसे टॉपिक, इसके कुछ रिलेवेंट टर्म्स है, कुछ जजमेंट है, ये आपको इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या कॉन्टेक्स्ट है? कॉन्टेक्स्ट ये है कि हाल ही फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने कि एक संविधान पीठ ने, अच्छा, संविधान पीठ के लिए कितने जजेस होने चाहिए? संविधान पीठ के लिए यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए कितने जजेस होने चाहिए? एटलीस्ट 5 जजेस। ठीक है, 5 जजेस ने हाल ही में जल्लीकट्टू की रक्षा करने वाले कानून को खत्म करने की मांग करने वाली याचिकाओं को एक बेंच को फैसले के लिए सुरक्षित रखा है। देखिए, जल्लीकट्टू का जो इशू है ना, जल्लीकट्टू एक फेस्टिवल है। ठीक है, ये फेस्टिवल क्या है, इसको थोड़ा यहाँ पर देखिए, तभी कुछ दिमाग में आएगा। जल्लीकट्टू जिसमें बुल होता है, ठीक है, जिसको बैल बोलते हैं हम लोग। ठीक है, और बुल से ये एक स्पोर्ट्स है ना। और ऐसा स्पोर्ट्स है जो कि एनिमल्स और ह्यूमंस के बीच में होता है, एक कॉन्फ्लिक्ट ही मान के चलिए। लेकिन ये स्पोर्ट्स है, ये कल्चरल एक आपका इनका बोल सकते हैं कि एक ट्रेडिशंस है, सांस्कृतिक एक एक बोल सकते हैं रिचुअल्स है, जो कि ये प्ले करते हैं हर साल, है ना, पोंगल के टाइम में। इसमें क्या होता है कि अ, ऐसा नहीं कि विन विन सिचुएशन होता है इसमें। आप या तो इसमें एनिमल या तो इसमें जो ह्यूमन है वो जीतेगा। इसमें एनिमल्स के साथ में बोल सकते हैं कि थोड़ी बहुत एट्रोसिटीज होती है, परेशानी इनको भी होती है, जो इनके राइट्स है, जो इनके जो बोल सकते हैं कि जो इनके एनिमल्स राइट्स है वो इनको दी नहीं जाती है। इस स्पोर्ट्स के जरिए कहीं न कहीं एनिमल ह्यूमन से कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर खासकर बात करेंगे, ऐसे नहीं बात करेंगे हवा हवा में। ठीक है, कुछ संविधान, कुछ आर्टिकल्स हम बात करेंगे जो कि एनिमल्स के राइट्स की बात करता है। फिर ह्यूमंस के बारे में बात करेंगे, ह्यूमंस के बारे में बात तो करते ही है हमेशा। ठीक है, इनके बारे में बात करेंगे। तो ये एक स्पोर्ट्स है। ठीक है, जल्लीकट्टू एक स्पोर्ट्स है, एक गेम है। ठीक है, एक गेम है, स्पोर्ट्स है। और ये स्पोर्ट्स तमिलनाडु में प्ले की जाती है हर साल पोंगल के टाइम में। लेकिन ना इसको लेकर 2013 की हम बात कर रहे हैं। वैसे 2006 में ये मुद्दा निकल के आता है, लेकिन 6 से कहीं न कहीं चीजें इशू लटकती रहती है।
2013 तक वो टाइम आता है जिस टाइम में एक कानून, एक अधिनियम बन के आता है। क्या होता है कि इसको लेकर कुछ याचिकाकर्ता चले जाते हैं कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद में खासकर ये जो बुल है, ये जो बैल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इनके अधिकार को लेकर, यहाँ पर मानव की बात नहीं कर रहे हैं, बुल के अधिकार को लेकर एक याचिका दायर करता है कि इनके इनके जो राइट्स है, इनके राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है, इनके जो अधिकार है, इनके अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। और इस तरीके से 2013 आता है वो टाइम, और 13 आने के बाद में एक कानून पास की जाती है। उस कानून का नाम क्या है? तो इस कानून का नाम है आपका, वैसे तो बाद में चेंजेस हुए हुए थे, ठीक है, पशु क्रूरता निवारण नियम, ठीक है, ये आपका बहुत पहले ही आ चुका था, 1960 में ही आपका आ चुका था। लेकिन 2017 में कुछ बदलाव होता है, और क्योंकि जब ये केस सुप्रीम कोर्ट जाता है तो कहीं ना कहीं ये लगता है सुप्रीम कोर्ट को कि यस, और याचिकाकर्ता ने कुछ अपने साइड से कुछ एविडेंस, कुछ प्रूफ्स भी देते हैं। कैसे? देखिए, हर एक जो याचिकाकर्ता होता है ना, जब भी सुप्रीम कोर्ट या कहीं अप्रोच करता है तो उसके पास में एविडेंस होते हैं। उनके पास में, सपोज कीजिए वो जिस केस के रिगार्डिंग गया तो उसके पास में फुल प्रूफ एविडेंस, जो भी प्रूफ्स होते हैं, जैसे कि इनको लेके गया, ठीक है, तो बुल को मालूम है कि हम लोग जानवर की बात करते हैं, एनिमल्स की बात करते हैं, तो एनिमल्स के प्रोटेक्शन की हम बात करें या इनके कंजर्वेशन की बात करें, तो इनकी कंजर्वेशन कहाँ पर लिखा हुआ है? तो अगर आपको थोड़ा सा हम याद दिला दें तो आर्टिकल, आप याद कीजिए 48A, आर्टिकल 48A, जिसमें काउ स्लॉटरिंग के बारे में डिस्कस की गई है, प्लस इसके अलावा और भी बातें लिखी गई इसमें, जैसे इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए ये पॉइंट भी लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर 48A में एनिमल्स के जो अधिकार है, इनके राइट्स के बारे में बात की गई है। ये आर्टिकल्स लेके चले गए। इसके बाद साथ ही में, इसके साथ अच्छा एक क्वेश्चन आपसे हम पूछे कि आप लोग मौलिक अधिकार में पढ़ते होंगे, फंडामेंटल राइट्स में पढ़ते होंगे, अनुच्छेद आर्टिकल 21 जो कि बात करता है किसके बारे में? तो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में, या पर्सनल डिग्निटी बोलिए। तो राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो राइट टू लाइफ है, ये ह्यूमन सिटीजन्स के बारे में ही सिर्फ है? ये तो है, ठीक है, क्या एनिमल्स के बारे में है? क्या आपने कभी सोचा है? नहीं सोचा होगा, है ना। ये जो राइट्स है ना, आर्टिकल 21, बाकी सारे राइट्स को तो हम साइड करते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो राइट टू लाइफ है, जीवन जीने का अधिकार, ये जो राइट्स है, ये सबके लिए है। ये एनिमल्स के बारे में बात करता है। अगर ये स्टेटमेंट आपसे प्रीलिम्स पूछ देता, लिखा हुआ रहता कि आर्टिकल 21 जो है, ये बात ओनली ह्यूमंस के बारे में नहीं करता है, ये बात एनिमल्स के बारे में करता है, उनके लाइफ के बारे में बात करता है, उनकी कंजर्वेशन, उनके प्रोटेक्शन के बारे में बात करता है, उनकी लाइफ के बारे में बात कर रहा है। हालांकि उसमें ये नहीं लिखा है कि राइट टू चॉइस भी इसके पास में है, लेकिन लाइफ तो है ना इसके पास में, जीवन जीने का अधिकार तो है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, अगर मालूम नहीं हो तो आर्टिकल 21, ये आपने पॉलिटी में पढ़ा भी होगा, ठीक है, लेकिन जब करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो यही सब चीजें जो है ना, कुछ साइड में चीजें, जो चीज आपको मालूम होना चाहिए। और यूपीएससी बराबर इस चीजें में फोकस करती है कि कहाँ पर लूप होल्स है, कहाँ कमी है, कि आपने आर्टिकल 21 अच्छे से पढ़ा है, एकदम रट लिए पूरा अच्छा से, कोई दिक्कत नहीं, 10 टाइम रिविजन अच्छे से आपने कर लिया, लेकिन ये लूप होल्स आपने छोड़ दिया, ठीक है। तो इसको लेकर ये क्लास, पीआईबी क्लास, कुछ नए लोग भी जुड़ते हैं क्लास में, तो उनके लिए बताना चाहते हैं ये क्लास जो है ना, कि आप इसको सप्लीमेंट की तरह समझिए कि आपके करंट अफेयर्स इस 50 मिनट्स में आपको जो पढ़ने चाहिए आप। अच्छा एक चीज हम खुद पूछते हैं, अगर हम आपको ये बोले कि अगर आपने सिलेबस तो वो देखा होगा, ठीक है, देखे होंगे कहीं कहीं, वर्ल्ड हिस्ट्री की हम बात करते हैं, ठीक है, जो वर्ल्ड हिस्ट्री से जो मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, अमेरिकन रेवोल्यूशन, ये वॉर, वर्ल्ड वॉर 1 2, लीग ऑफ नेशन, यूनाइटेड नेशन, ये सब कुछ कुछ पढ़े होंगे, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, है ना। तो अगर आपने ये सब कुछ पढ़ा होगा या फिर सुना भी होगा, और आपको मालूम है कि वर्ल्ड हिस्ट्री में सब कुछ पढ़ने हैं, आपको पढ़ने हैं ये सब चीज मेंस में, ठीक है, और कहीं ना कहीं पढ़ रहे होंगे, लेकिन आपको मालूम है कितना वेटेज होता है? एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन या नहीं, मतलब क्वेश्चन पूछे जाते एक, मैक्सिमम दो नहीं होंगे, मैक्सिमम एक, या फिर नहीं पूछे जाते। कभी कभी ऐसे भी होते कि एक क्वेश्चन भी पूछा लेकिन वो भी नहीं पूछा गया। तो एक क्वेश्चन कितने मार्क्स? मैक्सिमम 12 मार्क्स, है ना, पूरे 250 में, या 10 मार्क्स कम से कम होगा। तो उस 10-12 मार्क्स के लिए कितना टाइम आप देंगे? क्या आप 2 मंथ देंगे? क्या आप 3 मंथ देंगे? तो मेरे ख्याल से आप सभी लोग इंटेलिजेंट है, मेरे ख्याल से आप सभी लोग इंटेलिजेंट है ना, अच्छा खासा है। तो आप जो वेटेज है,
जो कॉस्ट बेनिफिट की हम बात करते हैं कि इस सब्जेक्ट में, इस टॉपिक में कितना वेटेज दे कि हम उतना मार्क्स हम बस उठा लें। उसके 12 मार्क्स से अगर आप उसमें टोटल टाइम डिवोट कर दिया, तुम जीवन अपना झोंक दिए, तो ये आप बुद्धिमान नहीं, ये मेहनत ज़रूर की आप, लेकिन डायरेक्शन आपका बिल्कुल डायरेक्शन लेस है, दिशाहीन है। यही चीज़ समझाते हैं कि सीसेट है। अब सीसेट में ना लोग आप, एक तो पहली बात पता है क्या है, कुछ फैकल्टी भी की भी एक गलती होती है। आपको अगर डरा दिया गया ना, आप ऐसा डरते हैं ना, यार सीसेट मर जाएँगे यार, इसको तो करना ही पड़ेगा। फिर क्या होता है, मतलब आप बाकी सब जो चीज़ है ना उसको छोड़ देते हैं। उसमें ज सिंपल है, रूल है कि अगर आप किसी चीज़ में फ़ोकस ज़्यादा दे रहे हैं, तो किसी में फ़ोकस कम होगा। फ़ोकस 2 जगह बँट नहीं सकता है, ठीक है? तो आपका फ़ोकस सीसेट में ज़्यादा हो गया, तो ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है? मेरा काम नहीं है, मेरा काम बस थोड़ा जगा देना है। आप जागे तो भी मेरा कोई नुकसान नहीं है, नहीं जागे तो भी मेरा कोई नुकसान नहीं है। लेकिन हाँ, जाग गए तो आपका भला ज़रूर कुछ होगा, इसमें मेरा भी कुछ फ़ायदा नहीं, आप ही कुछ फ़ायदा होगा, ठीक है? बाकी भटकने के लिए तो आप तैयार हैं, मतलब आपके पास रास्ते बहुत सारे हैं, आप चूज़ कर सकते हैं। क्या सर की ये बातें अच्छी है? सर जो बोले वेटेज कहाँ कितना देना चाहिए? अगर हम देख रहे हैं कि एक जीएस पेपर 2 में पॉलिटी है, उसमें आपका गवर्नेंस है, सुशासन जो बोलते हैं, सोशल जस्टिस है, आपका आईआर है। लेकिन उसमें टाइम एक पॉलिटी में पूरा दिए जा रहे हैं, पूरा दिए जा रहे हैं, पूरा दनादन दिए जा रहे हैं। एक सर आपका एथिक्स है, जो कि अकेला 250 मार्क्स का है, लेकिन वहाँ पर हमें कोई टेंशन नहीं है। ये चीज़ है ना, आपका फेलियर डिसाइड करती है। कहीं न कहीं आप आगे आपका क्या रिज़ल्ट होगा ये डिसाइड करता है। इसलिए थोड़ा-सा टाइम ले लेते हैं कभी-कभी बीच-बीच में मोटिवेट करने के लिए, है ना? लेकिन कोई बात नहीं, सुनने वाले तो सुनेंगे, ठीक है? जो जिनका ड्रीम फिक्स है, पक्का है यूपीएससी, वो सुनेंगे भी और इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे, ठीक है? तो चलिए, आई होप कि आज के लिए इतना डोज़ काफ़ी है। स्टार्ट करते कंटिन्यू करते जहाँ से हम कर रहे थे। तो मौलिक अधिकार आर्टिकल 21, इसके अंदर भी एनिमल्स के लाइफ के बारे में बात की जाती है। इसको इंक्लूड किया गया है, ठीक है? 20 ऐसा नहीं कि मतलब एनिमल्स को शुरुआत में कर दिया, एनिमल्स की भी लाइफ को यहाँ पर इंक्लूड किया गया बाद में, ठीक है? मतलब जजमेंट जो भी बाद में आपके इंक्लूड हुए हैं। इसके बाद आर्टिकल 51 ए जी, जो कि फंडामेंटल हमारी जो ड्यूटीज बनती है ना? फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि आर्टिकल 51 ए में है आपका 51 ए, जिसमें ए बी सी डी आपके 11 ड्यूटीज बनते हैं। उसी में जी वाला पोर्शंस, इसमें एक नागरिक की और स्टेट की भी ड्यूटीज बनती है। ऐसे स्टेट और ड्यूटीज तो यहाँ बनती है आपके 48 ए में, ठीक है? ये आपका राइट की ड्यूटी है, ठीक है? ये उस एनिमल्स की ड्यूटी के बारे में बात करता है, लाइफ के बारे में। और आर्टिकल 51 ए जी एक नागरिक की ड्यूटी बताता है कि ये एक सिटीजन्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए, 51 ए में वो डील करती है, ठीक है? ड्यूटी क्या होनी चाहिए। मतलब संवैधानिक की हम बात करें तो संविधान में भी ये सारे प्रावधान है, प्रोविजंस है कि एनिमल्स को कैसे हम प्रोटेक्ट कर सके, कैसे हम इसको बचाव कर सके, ठीक है? अब एक सवाल और निकल के आता है, ठीक है? हमने यहाँ पर, सरकार ने इसके पहले भी पशु क्रूरता जो निवारण अधिनियम ये पहले बना कर रखी हुई है। 2017 में इसको फिर हम इम्प्लीमेंट किया गया, और इम्प्लीमेंट किया गया किस तरीके से, थोड़ा बदलाव किया गया, क्योंकि ये सारा जो मुद्दा है ना 2017 के टाइम में ना ये इशू बड़ा पीक में था। इस टाइम एग्जाम का टाइम था, हमें याद है, ठीक है? तो ये इशू मेरे अभी दिमाग में अभी भी है पूरी कहानी, क्योंकि उस टाइम हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था इसको। तो इसमें क्या हुआ था ना कि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला गया। फिर तमिलनाडु जो गवर्नमेंट है उन्होंने खासकर ये जो, क्योंकि एनिमल्स की बात कर रहे हैं, एनिमल्स की बात को 48 ए, अब 48 ए यानी कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है राज्य की। तो राज्य ने इस कानून पर थोड़ा संशोधन करते हुए ये कहा कि जल्लीकट्टू जो है ना, ये एक सांस्कृतिक, ये जो है ना, कहाँ लिखे हुए ये 29 ए के तहत में ये एक सांस्कृतिक जो अधिकार दिए गए हैं जो माइनॉरिटीज के लिए, वो आपके इसमें आते हैं। तो उनका फिर क्या होगा, एनिमल्स की राइट्स की बात के बारे में बात कर लिए, ह्यूमंस के बारे में बात कर लिए, 51 ए जी के बारे में बात कर लिए, 21 के बारे में बात कर लिए। लेकिन उस माइनॉरिटीज के जो राइट्स है, जो कल्चरल राइट्स है, सांस्कृतिक जो अधिकार है, उनका फिर क्या होगा। तो 29 1 ए के तहत, क्लॉज 1 के तहत में इसको फिर रीस्टोर किया गया कि ठीक है, आप लोग जल्लीकट्टू जो स्पोर्ट से प्ले कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं बोलेगी। फिर बराबर ही चलता रहा, लेकिन फिर से याचिकाकर्ता ने फिर से इस इशू को उठाया, और फिर बोला गया कि ये जो इशू है ना, वैसे भी 2014 के टाइम में नागराज जो एक केस था, नागराज जजमेंट, इसने भी इसको प्रतिबंधित करने के रिगार्डिंग बातें की गई थी, ठीक है? पहले भी इशू उठ चुका है, लेकिन अभी रिसेंटली ऐसा हुआ है कि कानून में संशोधन हुआ है,
और कहीं ना कहीं एट्रोसिटीज जो एनिमल्स के लिए और भी ज्यादा बढ़ रहा है। और इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी खासकर ये कहा है कि अभी इसको सुरक्षित रखते हैं, अभी कोई डिसीजन यहाँ पर लिया नहीं गया, क्योंकि बात तो वही घूम फिर के आ गया ना हम लोग 2017 में के टाइम में। तो इन्होंने खासकर ये स्टोर कर लिया है कि ठीक है बाद में इसको डिसाइड करेंगे, जजमेंट इसका देंगे, इतना ही इशू है। लेकिन हाँ टॉपिक वाला होना चाहिए आपकी कॉन्स्टिट्यूशन जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए जो भी पॉइंट यहाँ बोर्ड डिस्कस किए वही इंपॉर्टेंट है, आपको पीएचडी करने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, चलिए अगला जो टॉपिक है आपकी एक स्कीम्स के बारे में, नई रोशनी योजना के बारे में। जब भी कोई स्कीम्स होता है ना तो आप सोचते होंगे सर ये वनडे वाला एग्जाम से फीलिंग हो रहा है, ये फील नहीं करना आपको। ठीक है, कहाँ यूज करना है कि बताएंगे आपको, कॉन्टेक्स्ट क्या समझिए। पेपर 2 में कवर होगा कहाँ पर, तो सरकारी जो योजना है और उसके हस्तक्षेप, यानी कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड इंटरफेरेंस। स्थापना के बाद से लगभग 4.35 लाख लाभार्थियों को नई रोशनी योजना के तहत में प्रशिक्षित किया गया है। एक मतलब अचीवमेंट है जो कि गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली अचीव किया है कि नई रोशनी योजना। पहले ये है कि हम बात करेंगे इसको लेकर, लेकिन जब भी अभी आपने देखा होगा ये कि टेली कंसल्टेशंस में के रिगार्डिंग जो ई संजीवनी ऐप था उसमें 8 लाख कंसल्टेशंस को अभी रजिस्टर किया गया है ना, आपने भी देखा। यानी हर एक योजना जो स्कीम्स है, जो पोर्टल है, जो एप्लीकेशन है सरकारी, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ अचीवमेंट सरकार के पास में भी मिल रहा है, ये आप अभी कवर भी करवा रहे हैं। तो जो भी अभी रिसेंट में आ रहे हैं ये स्कीम्स पहले ही लॉन्च हो चुका है, कुछ स्कीम्स 16 में, कुछ 15 में, 17 में। तो आप बोलेंगे सर करंट अफेयर्स वहां पढ़ना है क्या, वहां नहीं, क्या वहां नहीं पढ़ना है, जो अभी बस करंट इशू में है बस। और बहुत ज्यादा नहीं होता है, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, बस थोड़ा इसको लिंक करने की नीड है। तो वैसे हम जहां तक होता है करते हैं, लेकिन जहां तक आपको रिवाइज करना है उसको आप रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा अचीवमेंट है, 4.35 लाख जो बेनिफिशियरीज है इसको रजिस्टर किया गया। क्या है ये, इसको समझते हैं। शायद इसमें कुछ इमेज अटैच किए होंगे, हाँ ये कुछ इमेज अटैच है, इसको तो समझिए क्या होता है। नई रोशनी स्कीम्स या योजना में इसमें जो माइनॉरिटीज हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, जो अल्पसंख्यक वुमेन है, मेल की यहाँ बात नहीं कर रहा। नई रोशनी योजना में आपसे प्रीलिम्स ऐसे स्टेटमेंट पूछ देगा कि ये हर वर्ग के लिए, महिला पुरुष दोनों के लिए, उनको अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटीज हैं, मेन एंड वुमेन के लिए ये क्या करता है, ये स्किल्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, स्किल्स और जो दिशा बोल सकते हैं, डायरेक्शन, वो प्रोवाइड करता है। तो कहीं ना कहीं आप बोले यार हो सकता है नहीं इन रोशनी स्कीम्स है, इस रोशनी ऐसा नहीं, मतलब गवर्नमेंट भेदभाव तो नहीं करेगी, तो आप सही कर देंगे। तो ऐसे स्टेटमेंट तो यहाँ आपको बचना है, ऐसे स्टेटमेंट बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। मालूम चला कि कौन मतलब उठपटांग चीजें नंबर याद कर लिया। अभी जो पीछे नंबर दिखा है ना 4.35, ये नंबर आपको याद नहीं करना है, बस ये पहला पेज होता है कॉन्टेक्स्ट के लिए, खबर क्यों है ना, और आपको दिमाग में रखना क्या है, ये सबसे बड़ी बात है। तो ये जो है ना 2017 में ये बेसिकली स्कीम स्टार्ट हुआ था कुछ लिमिटेड जगह पर, पायलट बेसिस पर, फिर बाद में फिर ओवरऑल इंडिया फिर आपका लॉन्च हुआ। इसमें क्या होता है कि अल्पसंख्यक जो महिला है ना, इनको नेतृत्व विकास के लिए योजना ये आपका बनाया गया है। प्लस यहाँ तो कुछ कम ही लिखा गया, लेकिन हम यहाँ पर कुछ और बताते हैं। देखिए इसमें बेसिकली फोकस की जाती है कहाँ पर, तो एम्पावरमेंट यानी सशक्तिकरण, और जो आत्मविश्वास, जो माइनॉरिटी जो वुमेन है, माइनॉरिटी यानी जो आप बोल सकते हैं अल्पसंख्यक जो वुमेन है, महिला, उनके एम्पावरमेंट और उनके जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के रिगार्डिंग यहाँ पर काम की जाती है, ताकि ऐसे जो माइनॉरिटीज जो कहीं ना कहीं फिलहाल तो कोविड-19 से जो चीजें सेटबैक हो चुकी है उसको भी रिकवर करने के लिए, और ऐसे माइनॉरिटीज जो कि बोल सकते हैं जो कि इकोनॉमिकली वीक है और सोशली भी कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं वीक है, सोशली भी अच्छा खासा एक अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई है। प्लस ये भी है कि वो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, तो उनको एक अच्छा स्किल प्रोवाइड करना, उनको एम्पावर करना, उनको एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग थोड़ी सी स्किल प्रोवाइड कर देना। सपोज कीजिए कि कोई सिलाई मशीन, वो कोई भी अगर थोड़ा बहुत सिखा दिया जाए ना, होता क्या है इसमें, इस स्कीम में, इसमें आपके पास में एक पॉइंट लिखे होंगे, यस, गैर आवासीय और आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम इसमें कंडक्ट की जाती है। कौन से, यानी कि नॉन रेजिडेंशियल और रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम कितने दिन की होती है, तो अगर इसे बोला जाए गैर आवासीय, अगर इसे बोला जाए तो ये आपका 6 दिन का होता है। ठीक है, और आवासीय आपका 5 दिन का होता है। अगर आप घर से अप डाउन करके ट्रेनिंग ले रहे हैं तो 6 दिन का, आप रेजिडेंशियल भी है, आप वहीं जाकर रहिए, तो इसमें 5 दिन का आपकी ट्रेनिंग होगी, और आपको 5 दिन में ही यानी कुछ इस तरह की स्किल आपको डेवलप करवा दी जाएगी जिसमें आप कहीं ना कहीं डेली बेसिस कुछ अपना रोजगार वो चला सके। तो ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली भी सही है, क्योंकि अगर हर वर्ग, हर
कोई कहीं न कहीं एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा रहेगा, तो हमारी इकोनॉमी के लिए सही है। और कहीं न कहीं एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, एम्पावरमेंट एक छोटा टर्म नहीं, बहुत बड़ा टर्म है। जब भी हम ये बात करते हैं तो वुमेन्स के लिए हम बात करते हैं ऑलमोस्ट, है ना? ताकि अभी इस टाइम में जो पैट्रियार्कल जो सोसाइटी है, पितृात्मक जो समाज है, इसमें वुमेन्स की जो रोल है, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। और इनकी इम्पोर्टेंस एम्पावरमेंट को और बढ़ाने के लिए कहीं सरकार डिफरेंट स्कीम्स लेके आती है। उसी सीरीज में एक आपका नई रोशनी स्कीम्स है, योजना है, जो कि जो वुमेन्स है, इनकी एम्पावरमेंट के बारे में बात करता है, ठीक है? इसमें 18 ईयर्स टू 65 ईयर्स इस एज ग्रुप को कवर करता है। ये थोड़ा-सा ना आपको दिमाग कौन सा कंटेंट पॉइंट दिमाग में रखना, क्योंकि प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए टोटल आपकी इंपॉर्टेंट है। सर मेंस के लिए क्या होगा? मेंस के लिए आपको बस सिंपल सी बात है कि वुमेन्स के रिगार्डिंग जब भी क्वेश्चन आए, आपको इतना सब कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है 18 टू 65 ईयर्स फिर आपका गैर-आवासीय, ये नहीं करना है। बस एक योजना, नई रोशनी स्कीम्स, क्या इसका इसका ऑब्जेक्टिव, क्या उद्देश्य, यानी कि आपका बोल सकते हैं एम्पावरमेंट और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, हो गया। इतना मेंस के लिए चाहिए, क्योंकि मेंस में जितना डाइवर्सिटी होगा, जितनी विविधता होगी आपके लिखने में, उतने मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। जितना एक जैसा लगेगा, जितना मोनोपोली आपके क्वेश्चंस के आंसर में होंगे, उतने मार्क्स कम होने के चांसेस ज्यादा। ठीक है, ये एक छोटा सीक्रेट है। अगर आप मेंस में मार्क्स अच्छा लाना चाहते हैं तो आपको डाइवर्सिटी लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक स्कीम्स लिखे और एक पन्ना भरती है, ये नहीं करना है। लिखना है, लिखना ही है ना, अच्छे से लिखना है बस। तो ये हो गया आपका इस उम्र के लिए, ठीक है? प्लस इसमें क्या, इसमें फोकस किया जाएगा, डिजिटल लिटरेसी, स्वच्छ भारत। कहीं कहीं देखिए, ये जो स्कीम है किसको प्रमोट करेगा, किसको और बढ़ावा देता है, तो इस स्कीम के जरिए हम लोग डिजिटल साक्षरता, ये भी बोल सकते हैं, इसको बढ़ावा मिलेगा। स्वच्छ भारत, इसको भी लाइफ स्किल्स को लेकर भी, सोशल एंड बिहेवियरल चेंज, यानी कि सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन, ये भी की जाएगी, है ना? स्किल्स भी दी जाएगी, तो कहीं न कहीं आपका जो व्यवहार है, जो सामाजिक जो परिवर्तन, वो भी देखने को मिलेगा। गैर सरकारी संगठन, नागरिक समाज और सरकारी संस्थान, ये भी यहाँ पर तीनों लोग मिलकर इस विषय पे काम करेंगे। तो एक स्टेटमेंट आपसे ही बनेगा कि ये ओनली सरकार ही चला रही है, ठीक है? नहीं, यहाँ पर आपके साथ एनजीओस है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर है, ठीक है? नागरिक समाज भी है, यानी कि सिविल सोसाइटीज भी है ना? और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी है। इनके हेल्प से, इनके कलेक्टिव एफर्ट से यहाँ पर चीजों को आगे की जाएगी, ठीक है? तो ये हो गया हमारा इस आर्टिकल के बारे में। अगला आर्टिकल बात करते हैं यूपीआई के बारे में। यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, है ना? जब आप फोन पे, पेटीएम, गूगल पे यूज करते होंगे, अब तो व्हाट्सएप पे भी आ गया, ठीक है? अगर आप यूज करते होंगे तो इसमें कुछ बदलाव आया है, ठीक है? अगर आप डेली यूज कर रहे हो तो आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। यूपीआई में क्या हुआ है ना? थोड़ा सिंपल भाषा में समझेंगे, ताकि जो लोग तैयारी करते हैं और जो लोग तैयारी नहीं भी करते हैं, उनके लिए भी कहीं न कहीं जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट होगा। पर ये समझते हैं कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट क्या है कि आरबीआई गवर्नर ने हाल ही में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई प्लेटफॉर्म के लिए एक अतिरिक्त फंक्शन, ये जो अतिरिक्त फंक्शन है, इसी में हम बात करने वाले, की घोषणा की है। पेपर 3 में आएगा, क्योंकि यूपीआई है तो इकोनॉमिक्स का पार्ट हो गया, है ना? ये कहाँ आएगा, आपसे कहाँ पूछेगा, तो ये आपका प्रीलिम्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि ये इसमें कॉन्सेप्ट है थोड़ा कुछ। देखिए, थोड़ा कुछ हम बात कर लेते हैं आपसे यूपीआई के बारे में। यूपीआई जो है ना, गवर्नमेंट जो कि 2017 में इसको फुल फ्लेज तरीके से कंप्लीटली, वैसे बातें तो पहले चल रही थी, है ना, कंप्लीटली लेके आती है। आप भी और हम भी पेटीएम यूज करते हैं, यूपीआई से कहीं लिंक होता है। यूपीआई यानी कि आप कह सकते हैं कि इसको एनपीसीआई ने इसको लॉन्च किया है, और एनपीसीआई बेसिकली ये गवर्नमेंट के अंदर काम करती है। तो कंप्लीटली आपका गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट बेस्ड ही है। इसमें क्या, इसमें परिवर्तन किया गया, क्या इसमें चेंज किया गया? दो बातें इसमें चेंज की गई। देखिए, सबसे पहला रेकरिंग पेमेंट होता है, यानी कि आवर्ती भुगतान। ये क्या होता है, इसको एग्जांपल समझते हैं। अगर आप पेटीएम से इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर रहे हैं, वाटर बिल पेमेंट कर रहे हैं, आप मोबाइल का रिचार्ज कर रहे हैं, या ये छोड़िए, जो आपको मंथली देने पड़ते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि आप जो डिश टीवी होता है, डीटीएच, डीटीएच के बिल आप दे रहे हैं, एलपीजी गैस कनेक्शन के रिगार्डिंग है, यानी कि वो चीजें जहां पर आपके जो यूपीआई के थ्रू से अगर आप इस बिल को पे कर रहे हैं, और वो मंथली बेसिस पर पे कर रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि यार हर मंथ पे करने से अच्छा है ना, इसको रेकरिंग, यानी कि जो आवर्ती भुगतान, यानी कि ऑटोमेटिक, ये इसको शॉर्ट में ये बोलते हैं कि ऑटोमेटिक पेमेंट,
यानी कि वो हर मंथ अपने आप चीजों को पे कर देगा, रिमाइंडर सेट कर देगा कि आपको पे करने हैं, यानी कि ऑटोमेटिक वाला। तो आवर्ती यानी कि आप बोल सकते हैं कि रेकरिंग चीजें रिपीट हो रही है, तो हर मंथ जो बिल आप पेमेंट करना पड़ता है, तो उसको लेकर भी यहाँ पर कुछ बदलाव किए गए। क्या बदलाव किए गए, तो आप सुनिए। इसको यहाँ पर एक यहाँ पर लिमिट था, ठीक है, कि जितनी भी आप बिल्स के रिगार्डिंग पेमेंट करते हैं, हर एक बिल्स को आप पेमेंट कर सकते हैं, ये प्रोविजन नहीं था। कुछ कुछ बिल्स आप नहीं कर सकते हैं, जो चीज टाई अप नहीं होती है। अब यहाँ पर आरबीआई ने ये बोला है कि रेकरिंग जो भुगतान है आप इसको कर सकते हैं सभी के लिए, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप सपोज कीजिए कि आप फ्लिपकार्ट से कुछ से आप मंगवा रहे हैं, आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, यूपीआई का ऑप्शन होता है, अमेजोन से मंगा कुछ आपका यूपीआई पेमेंट करना होता है, आप करते हैं, आप पहले कर देते हैं ऑनलाइन पेमेंट, बोलते हैं कि पेमेंट पहले से डन है, बस वो डिलीवरी देता है। इसमें कुछ बदलाव किया, सुन लीजिए। इसको बोलते हैं हम लोग एकल ब्लॉक भुगतान, यानी कि सिंगल ब्लॉक पेमेंट्स। क्या होता है इसको समझिए। ये अगर आप कोई चीज मंगवाए फ्लिपकार्ट से, ठीक है, और आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, अगले दिन फ्लिपकार्ट वाला आता है, ठीक है, आपको डिलीवरी देता है, डन कर दिया, डिलीवर्ड, है ना। आपने पैसे पेमेंट कब किया, जब आपने बुक किया, है ना। लेकिन कभी कभी इश्यूज ये भी आते हैं कि, और इश्यूज बराबर ही आते हैं ये, क्या, कि आपने कुछ फ्लिपकार्ट से मंगवाया, पेमेंट कर दिया, अब वो आपको पसंद नहीं है, अब रिटर्न करना है, तो वो रिटर्न के टाइम में आपके पास से पैसे तुरंत नहीं आते हैं, मैक्सिमम 7 दिन लगते हैं, कभी कभी तो वो भूल भी जाते हैं, और कभी कभी जल्दी भी आ जाते हैं, है ना। तो ये जो टाइम लगता है ना, इससे कंज्यूमर्स यानी कि ग्राहक जो है ना, वो थोड़ा परेशान रहता है ऑनलाइन फिर खरीदने से। कुछ मान चलिए कुछ वो बड़ी अमाउंट में कुछ खरीदा, फिर वो देख रहा है कि ये कंपनी अच्छी नहीं है, रिटर्न कर दिया, अब उसके पास तुरंत पैसे आते नहीं है, अब वो क्या करेगा। इसके लिए यहाँ पर, या फिर डिलीवर्ड हो, कभी कभी भी इशू होता है कि अगर आपने कुछ मंगवाया, डिलीवर्ड आपका दिख गया और डिलीवर्ड हुआ भी नहीं, अब आप क्या करेंगे। ऐसे ये पहली बात नहीं है, मेरे साथ भी इसे बहुत बार हो चुका है, इवन कि आपके साथ भी हुआ होगा कभी कभी न कभी। तो पैसे पेमेंट हो चुके जब वो बुक करने टाइम में, लेकिन डिलीवर्ड हो गया और डिलीवर्ड रियल में आपके पास जो सामान है वो डिलीवर्ड हुआ नहीं है, तो आप क्या करते हैं, परेशान रहते हैं, कॉल करते हैं। और ये जो परेशानी है, आरबीआई आप ही के लिए, कंज्यूमर्स के जो बोल सकते हैं कि रिलैक्सेशन के लिए एक सहूलत बोल सकते हैं उसको, ठीक है, आसानी के लिए, इसलिए के लिए, उनके लिए जो थोड़ा बदलाव किया गया। क्या क्या सुन लीजिए आप। अब एकल ब्लॉक भुगतान में यहाँ पर ये सिस्टम तो अपडेट कर दिया गया कि आप अपने जो पेमेंट को ब्लॉक कर सकते हैं। कैसे, आपने पेमेंट कर दिया, वो उसे दिख जाएगा ऑनलाइन पेमेंट आपने यहाँ कर दिया है, बस पैसे पहुंचे नहीं है, पैसे पहुंचे नहीं, तो ब्लॉक कहाँ हो गया, ब्लॉक हो गया कि जब तक वो डिलीवर्ड होगा नहीं सामान आपके पास में, तब तक वो ब्लॉक अनब्लॉक नहीं होगा। समझे, फिर से बोल दे रहे हैं। आपने पैसे पेमेंट की, ठीक है, लेकिन पैसे आप ही के पास में कटा नहीं है, बस उसके पास, फ्लिपकार्ट पास एक मैसेज चला गया कि आपने पेमेंट ऑनलाइन कर दी, और ये ब्लॉक हो गया। कैसे, कि जब तक वो डिलीवर्ड आपके पास होगा नहीं, जब तक आप डिलीवर्ड नहीं किया, और ओटीपी के साथ में, ठीक है, अब तो ओटीपी आ गया ना, तब तक वो आपका शो नहीं करेगा, तब तक वो पेमेंट होगा नहीं रियल में। दिखेगा कि पेमेंट आपने वहां अपने साइड डन कर दिया, बस वो ब्लॉक है, सिंगल ब्लॉक पेमेंट, वो ब्लॉक है, जैसे ही डिलीवर्ड हुआ वो पेमेंट हो जाएगा। ये सिस्टम बहुत अच्छा किया गया, आई होप कि कहीं ना कहीं आप भी खुश होंगे इस तरीके से। इसमें थोड़ा बदलाव और किया गया, ये तो बहुत बड़ा बेनिफिट है, इसमें थोड़ा सा और बदलाव और किया गया। क्या, कि ये ना एक लिमिटेड था। आप देखते होंगे पेटीएम अगर आप करते हैं, तो आप डेली अगर आप 10 पेटीएम कर लिए, 10, है ना, पेटीएम की बात कर रहे हैं, वैसे बाकी सबका भी कुछ ना कुछ होगा, लेकिन पेटीएम यूज करते हैं इसलिए हम बता रहे हैं। 10 अगर आपने यूज किया, 10 पेमेंट किया आपने, 10 के बाद में 11 पेमेंट आप नहीं कर सकते हैं। आपने नोटिस किया, आई होप कि आपने नोटिस नहीं किया हो, कुछ लोग नोटिस किए होंगे। तो यहाँ पर 10 से भी आप ऊपर पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल पेमेंट्स आप कर सकते हैं। ये चलिए बहुत बड़ा बेनिफिट है, ऐसे 10 पेमेंट, 10 एक दिन में बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन अच्छा फायदा क्या होगा कि आपकी जो पेमेंट है वो आप ब्लॉक कर सकते हैं, है ना। वैसे आपको कुछ करना नहीं है, अल्टीमेटली ये अपडेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये बदलाव किया गया, और जो ऑटोमेटिक जो रेन्यूअल होता है, ठीक है, इसके रिगार्डिंग बदलाव की गई है। तो आई होप कि ये पूरी स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इसमें क्या फायदा होगा, भुगतान करने में आसानी होगी, ठीक है, वही कहानी समझ गए हम, तो भुगतान करने में आसानी। यूपीआई आपको मालूम है कि जो एनपीसीआई यानी कि नेशनल राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, इन्होंने इसको लॉन्च किया है, ठीक है, 17 में। तत्काल भुगतान से आई आईएमपीएस कैसे
यूपीआई से पेमेंट कैसे होता है, तो आईएमपीएस के जरिए होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आईएमपीएस के जरिए कहीं न कहीं ये आपका यूपीआई, आप सोचते हैं यस सर ये कैसे भुगतान हो गया, कैसे ट्रांसफर हो गया। हम लोग जैसे बैंक से हम लोग ट्रांसफर करते हैं, तो आप देखते हो कि रियल टाइम आप जो पेमेंट सिस्टम होता है, ये जो उसमें अलग-अलग सिस्टम होता है बेसिकली, तो उसके जरिए होता है। ये इसमें क्या है आईएमपीएस में भी सब कुछ वही है, तत्काल है, यानी कि एडवांस्ड वर्जन ऑफ इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इसके जरिए होता है, ठीक है, यूपीआई के जरिए, ठीक है। डिजिटल लेन-देन में बेसिकली ये आपका और भी ये आसानी होने वाली है, ठीक है। तो ये आपकी छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको थोड़ा-सा ब्रीफ करना इम्पोर्टेंट लगा। अगला आर्टिकल चलते हैं, ठीक है। अगला आर्टिकल क्या कहते हैं इसको देखते हैं। राष्ट्रीय और राज्य दल, जो कि कहीं न कहीं कुछ दिनों से इश्यू में था, और मेरे पास भी बहुत सारे मेल आ गए, है ना? जो लोग मेरा मेल नोटिस नोट कर लिए, ठीक है। और बहुत अच्छी बात है कि कुछ डाउट्स में मेल करते हैं, बहुत हमें अच्छा लगा, ठीक है। और अब दोबारा नहीं बताएँगे क्योंकि मेरे पास अब बहुत सारे मेल आना स्टार्ट हो गए, ठीक है। और वो भी नहीं बताएँगे कौन से क्लास में मेल दिए थे। तो ये टॉपिक बड़ा इश्यू में था। इसको समझते हैं किस तरीके से एक नेशनल जो पार्टी है वो डिक्लेयर की जाती है और किस तरीके से स्टेट पार्टी डिक्लेयर की जाती है। राष्ट्रीय दल और जो आपके जो राज्य दल होते हैं इसके रिगार्डिंग, क्योंकि हाल ही फिलहाल में आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी गुजरात चुनाव के परिणाम के बाद में आम आदमी पार्टी भारत की 9वीं राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, जहां उसे लगभग 13% वोट शेयर प्राप्त हुए। 13% वोट शेयर प्राप्त हुआ और ये बन गया नेशनल पार्टीज। तो कहीं न कहीं ये परसेंटेज पर दिमाग में रखिएगा क्योंकि आगे हम लोग कुछ बातें करने वाले हैं। तो थोड़ा समझते हैं आगे कि क्या कहानी है, कैसे बनते हैं, किस तरीके से और क्या प्रिविलेज मिलते हैं, ठीक है। शॉर्ट में ऐसा नहीं कि आपको पीएचडी करवाएँगे, ठीक है। करंट अफेयर्स के नाम पे जो सटीकता होती है ना, देखिए यही आपकी एनालिसिस है, रियल एनालिसिस है। एक एनालिसिस क्या होगा कि इस टॉपिक के बारे में 2 घंटे बात करना, वो भी एनालिसिस ही है। लेकिन उस टॉपिक के बारे में 2 घंटे हम बात कर लेंगे, तो आपकी ठीक है एनालिसिस वो बिल्कुल होगा, लेकिन हम यूपीएससी के लिए डील कर रहे हैं। हमें मतलब ऐसा नहीं, हम लेक्चरर नहीं है, यूपीएससी के लिए हम डील कर रहे हैं। तो यूपीएससी में आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, और जो अपने टाइम की इंपॉर्टेंट नहीं समझता है, मेरे ख्याल से समय उनकी एक बार टेस्ट ज़रूर लेगा। कब? अटेम्प्ट में, अटेम्प्ट जब होगा, तो टेस्ट वो ज़रूर लेगा, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि एक रिजल्ट एग्ज़ाम-पुट से, एक नहीं बहुत सारे रिजल्ट हो एग्ज़ाम-पुट से, है ना? और एक अच्छा रैंक के साथ में, ताकि कंटेंट की भी एक मतलब क्वालिटी अपनी जगह मेंटेन हो सके, और यहाँ से जो लोग कंटेंट कंज़्यूम कर रहे हैं, उनको भी बेनिफिट हो सके यहाँ से, ठीक है? तो चलिए, आते हैं हम बात करते हैं सबसे पहले कि कौन डिसाइड करता है? नेशनल पार्टी कौन होगा? स्टेट पार्टी कौन डिसाइड करेगा? तो ये आपके जो भारत निर्वाचन आयोग है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो करेगा। वो आपके लिए ये पोल परफॉर्मेंस के बेसिस पर, किसके बेसिस पर? तो चुनाव प्रदर्शन के बेसिस पर वो डिसाइड करता है कि आपकी पार्टी नेशनल पार्टी है या स्टेट की पार्टी होगी या नहीं होगी। तो इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। ये क्राइटेरिया कहाँ लिखा हुआ है? क्या हमारे संविधान में? नहीं। ये तो पहली बात, इसको क्लियर कीजिए कि जब भी आप एग्ज़ाम में मेंस कोई सॉरी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, ये स्टेटमेंट हमेशा कहीं न कहीं एक क्वेश्चन होता ही है कि हमारे संविधान में ये जो प्रावधान मेंशन है, ऐसे कुछ तरीके से बना के। ये चीज़ें थोड़ा दिमाग में रखिए कि संविधान में कौन-सा है, कौन-सा नहीं है। भले ही कुछ 2 आर्टिकल्स आप भूल जाएँ, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये क्लियर होना चाहिए कि संविधान में है, में ये पहले से था, ये बाद में इसको ऐड किया गया। जैसे जुडिशरी को के लिए, तो जुडिशरी के जितने प्रोसीजर हैं, जितने भी फर्स्ट उसके जितने भी रूल्स एंड प्रोसीजर हैं, है ना? ये सारे आपके जजेस के जो रूल्स हैं उसमें लिखे हुए हैं, संविधान में नहीं है। ठीक है? चलिए, तो यहाँ पर राष्ट्रीय पार्टी, जो कि कह सकते हैं कि नेशनल पार्टी, नेशन वाइड जिनकी प्रेजेंस होती है, होते हैं ना? राष्ट्रीय पार्टी इसे कहेंगे जिसकी नेशन वाइड, जिसकी राष्ट्रव्यापी जिसकी उपस्थिति होती है, उसे हम लोग कहेंगे एक नेशनल पार्टी। क्या फ़ायदे होंगे ये भी हम बात करेंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं पहले आप ये जानिए कि नेशनल पार्टी होने के लिए क्या-क्या इसमें जो क्राइटेरिया है, इसको फुलफिल करना पड़ेगा। इसको समझते हैं एक अच्छे एग्ज़ाम्पल के साथ में। आई होप कि बिल्कुल सटीक तरीके से यहाँ पर हम टू द पॉइंट लिखते हुए आए और आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। बस इतना टू द पॉइंट, शॉर्ट है, अपने हाथ से होममेड बनाया हुआ है, तो घर की रोटी है। तो पहली बात यहाँ पर ये है कि या तो 4 या उससे अधिक स्टेट में मान्यता प्राप्त। क्या मतलब है इसका?
अगर 4 स्टेट में उस पार्टी को रिकॉग्नाइज कर लिया गया है, स्टेट पार्टी में ही, ठीक है, राष्ट्रीय पार्टी नहीं बोल रही है, एक पार्टी है जो कि एक राज्य दल है या स्टेट पार्टी है, उसे 4 स्टेट में एटलीस्ट कम से कम 4 स्टेट में उसे मान्यता प्राप्त मिल चुकी है कि आप उस स्टेट के लिए एक पार्टी हो, उस राज्य के लिए। हर एक वर्ड को ध्यान सुनेंगे और इसको, ये तो आपको दिन मिल जाएगा, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो अभी भी ले लीजिए, लेकिन अपने हाथ से लिख लीजिए, ये बहुत ही काम की चीज है, ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल है, ये भूल जाएंगे मेरी गारंटी, क्योंकि हम भी भूल जाते हैं ऐसे छोटे छोटे फैक्ट। तो यहाँ पर क्योंकि आप ही के लिए थोड़ा किया गया, तो सबसे पहली बात, चार या उससे ज्यादा स्टेट, कम से कम 4 या उससे ज्यादा स्टेट ने मान्यता प्राप्त दी है कि आप राज्य की स्टेट पार्टी हो। फॉर एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, जैसे समाजवादी पार्टी, आपको मालूम है कि गुजरात में एक पार्टी जीत, एक सीट उनका भी हो गया, ठीक है, मतलब ये तो बहुत लकी है उनके लिए, ठीक है। वहां पर एक हो गया, मतलब उसका परचेस वहां पर हो गया, है ना। फिर झारखंड में भी है सपा, बिहार में भी सपा है, ये अलग बात है कि सीटें मालूम चलती नहीं है, यूपी में तो है ही। तो 4 स्टेट में किसी पार्टी, स्टेट पार्टी बात करें अगर होगी, तो ये नेशनल पार्टी बनने का एक पहचान है, ठीक है। या फिर ये हम हर जगह और लिखिए, ये और अगर ये नहीं हो पाता है, अगर ये नहीं हो पाता है तो यहाँ पर आपके पास में और ऑप्शन दिए, जैसे कि 6% आपको क्या, 6% आपको यहाँ पर सीटें लानी पड़ेगी, ठीक है, सॉरी 6% आपको यहाँ पर लिखे लोकसभा, और यहाँ लोकसभा असेंबली है, यानी सॉरी लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि आपके लोकसभा है, ठीक है, और आपके विधानसभा, दोनों में से किसी में, ठीक है, दोनों में से किसी में अगर ये इलेक्शन हुआ है, चुनाव हुआ है, और आपके 4 राज्य में टोटल जो आपके वोट है, ठीक है, वोट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, सीट की नहीं, वोट्स की बात कर रहे हैं, लिख लीजिए वोट्स, ठीक है, इसमें सेकंड वाले वोट्स, वोट्स की संख्या के बारे में बात कर रहे हैं। तो 4 राज्य में अगर लोकसभा भी हो, तो लोकसभा में भी तो होता है ना स्टेट में आपकी पार्टी की रिगार्डिंग, तो 4 राज्य में चाहे आपका असेंबली हो, चाहे आपका लोकसभा हो, ठीक है, किसी में एक, अगर आपका 4 राज्य में 6% से वोट है, एटलीस्ट 6% वोट्स की संख्या है, वोट्स की संख्या बोल रहे हैं, ठीक है, जितने लोग वोट्स दिए, टोटल जितने दिए, उसमें कितने वोट्स आपके ऊपर पड़े, इसकी बात कर रहे हैं। और सुन लीजिए, और 4 MP अगर आपके सपोर्ट, अगर आपने जीत लिए 4 MP, आप कहीं से भी जीते कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 4 MP आपके साइड में हो गए, ठीक है, आप निर्वाचन से लड़े थे, आप 4 MP आपके पक्ष में हुए, और 6% जो वोट है ये अब 4 स्टेट मिला के, 4 स्टेट में, ऐसा नहीं है कि अगर एक स्टेट में होगा तो फिर नहीं मिलने वाला, तो 4 स्टेट की यहाँ बात कर रहे हैं, हर एक पॉइंट को समझना है, 4 स्टेट, 4 राज्य की बात कर रहे हैं। अब वो इलेक्शन आपका लोकसभा भी हो सकता है, स्टेट वाला भी हो सकता है, स्टेट का भी होगा, तो कोई अगर स्टेट का होगा तो फिर आपका 4 MP नहीं होगा, 4 MP आपका नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर लोकसभा का है तो 4 राज्य में, ठीक है, 4 राज्य में और 6% वोट्स और 4 MP, ये वाला कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। इसके बाद में 2 सीटें लोकसभा से और 3 राज्य में कम से कम अगर आप फाइट कर रहे हैं तो, यानी कि आप याद देखिए, ये और है, ठीक है, ये और है, यहाँ पर 4 MP के बारे में बात कर रहे हैं, ये 4 MP है, 4 MLA भी हो सकता है, ठीक है, ये आप MLA भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्या 2 सीटें आप लोकसभा जीत जाइए, 2 सीटें, और 3 राज्य में आपकी जो पार्टी का स्प्रेडनेस है, तो आप नेशनल पार्टी बना सकते हैं। तो ये 3 पार्टी है, अगर आपको राष्ट्रीय दल बनाने हैं, नेशनल पार्टी आपको बनाने हैं, तो ये 3 क्राइटेरिया में से कोई एक क्राइटेरिया आप फुलफिल कर दीजिए, आप नेशनल पार्टी बना लेंगे, जैसे कि आम आदमी पार्टी बनाए। अब आम आदमी पार्टी किस क्राइटेरिया फुलफिल किया, ये हम बात करते हैं, ठीक है, वो नीचे वाला होगा, ये तो बात हम कर ली उसके बारे में, ठीक, यहाँ भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि 6% ना, 6% वोटर्स, है ना, ये अब ये आम आदमी पार्टी ने 6% वाला जो ये जो दोनों पॉइंट है, ये क्राइटेरिया फुलफिल किया, क्योंकि हम पीछे क्या बोले, पीछे हम ये बोले, और उनको सीटें मिली है, ऐसा सीट नहीं मिला है, उनको सीट मिली वहां पर, ठीक है, बिल्कुल लिंक कम मिला है, 13% वोट से मिले हैं। और यहाँ पर क्राइटेरिया क्या है, 6%, 6% अगर आपको वोट से मिलते हैं तो आप नेशनल पार्टी डिक्लेयर कर दिए जाएंगे चुनाव आयोग की तरफ से, ठीक है। अब राज्य पार्टी के बारे में देख लेते हैं, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं, इसका बहुत बड़ा लिस्ट है, और एक पॉइंट, लेकिन हमें लगता है इतना काफी है, सुनिए ध्यान से। अब इसके बाद राइट के बारे में बात करेंगे, ठीक है, 6% वोट और 2 सीटें, किसी स्टेट में 6% वोट और 2 सीटें,
यानी कि सपोज कीजिए कि आपका बिहार में चुनाव हुआ, ठीक है, तो बिहार में 6% वोट आपको मिलने चाहिए। सपोज आपके पास में 100 लोग पूरे में वोट किए, एग्जाम्पल लेते 100 लोग पूरे सबको वोट किए, अब 6% कितना होगा उसका, 6 होगा। 6 लोग अगर आपको वोट दिए तो आप बन जाएंगे, लेकिन 2 सीट कम से कम मिलने चाहिए आपको, ठीक है, स्टेट पार्टी के लिए। 6% वोट लोकसभा के लिए भी अगर ये कंडीशन फुलफिल ना हो तो सब में और लगा लीजिएगा, ठीक है, ये और है। या फिर अगर ये ना हुआ तो 6% वोट लोकसभा में, लोकसभा में आप चुनाव आप फाइट किए, ये थोड़ा टफ है क्योंकि लोकसभा में आपको 6%, ठीक है, तो 6% यहाँ के लिए। और एक सांसद, अगर आप एक सांसद आप जीत जाते कहीं से भी, पीछे क्या था, इसमें 2 सीटें थी लोकसभा की, 3 स्टेट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर स्टेट के लिए थोड़ा थोड़ा आसान होता है, एक सांसद और 6% वोट लोकसभा में, तो आप स्टेट वाइड बना सकते हैं। ये लोकसभा यहाँ लिखा हुआ है, लोकसभा कि लोकसभा के में भी हम फाइट करके स्टेट में एक पार्टी बना सकते हैं, है ना। अभी हम बात करें दोनों की, छोड़ो डिफरेंस बात करेंगे। 3% जो सीटें हैं, अब ये 3% सीटें क्या है, जहां से आप फाइट कर रहे हैं, जिस स्टेट से आप फाइट कर रहे हैं, वहां पर 3% सीटें आप जीत जाइए, हो गया काम खत्म। आप बोलेंगे सर ये तो इससे तो आसान लग रहा है ना, इसमें 6% वोट 2 सीटें, हाँ, लेकिन 3% जो वोट है ना, ये आपको सेम स्टेट पे, सेम स्टेट सेम जो राज्य है वहां से लाने पड़ेंगे आपको, इसको भी जीत जाइए। हमें तो ये इससे अच्छा आसान तो ये लग रहा है। लोकसभा की 1 सीट जीती है, लेकिन किसमें, तो 25 सीट अगर है उस स्टेट में लोकसभा की, तो उसमें से आप एक जीत जाते हैं, तो वो आप फिर स्टेट की पार्टी में आपका नाम हो जाएगा, ये भी है, ठीक है, तो ये आपके स्टेट हो गए। क्या होता है, कुछ चीजें फायदे होती है, ठीक, फायदा क्या होता है, अभी तक में जो 8 पार्टी है उसके नाम कुछ इस तरीके से, जैसे कि आपको हो गया कम्युनिस्ट, नवा हो गया आपका आम आदमी पार्टी, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, इसी से आपका अलग हुआ है, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि हम कांग्रेस के नाम से जानते हैं, नेशनल कांग्रेस पार्टी, ये भी आपका अलग है, एनसीपी बोलते हैं। फिर आपका नेशनल पीपल्स पार्टी हो गया, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस तमिलनाडु का हो गया, बहुजन समाज पार्टी हो गया, और बीजेपी हो गया, ठीक है। अब 9th में कौन सा हो जाएगा, तो आम आदमी पार्टी, ठीक है। चलो, कुछ विशेषाधिकार मिलते हैं, जैसे कि अच्छा एक एग्जाम्पल लेते हैं, अभी हमने कुछ अक्टूबर के टाइम में एक आर्टिकल बात की जो कि महाराष्ट्र को लेकर था, महाराष्ट्र में जो सिंबल था, चुनाव चिन्ह था, उसको फाइट को लेकर था, तो ये भी ना कहीं यहाँ से लिंक है, कैसे सुन लीजिए, चुनाव चिन्ह पे अधिकार आपका होता है, अगर नेशनल पार्टी हो तो चुनाव चिन्ह पे आपका अधिकार होता है, कि अगर आप बीजेपी हो तो अगर आपका कमल है, ठीक है, तो कमल जो है ना, कोई भी, चाहे आपका कोई भी स्टेट पार्टी हो, राज्य का पार्टी हो, या कोई भी छोटा मोटा पार्टी हो, वो ले नहीं सकता है, ये आपके ऊपर मोनोपोली होगी, राष्ट्रीय पार्टी का एक फायदा ये होगा। तो अब जो झाड़ू हो गया ना, वो झाड़ू अब केजरीवाल का होने वाला पूरा परमानेंट के लिए, ठीक है। पहले क्या था, झाड़ू किसी और भी पार्टी वाला ले सकता था, लेकिन दूसरे स्टेट में, जैसे कि हाथी है आपका, ये सॉरी हाथी, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है, वैसे मेरे दिमाग में याद नहीं आ रहा तुरंत। तो वैसे एक आसाम में एक पार्टी है, तो उसका भी सिंबल एक ही है, और किसी दूसरे स्टेट में आपका सिंबल एक ही है, तो स्टेट स्टेट चलेगा। स्टेट में अगर मान चलिए कि अगर एक पार्टी का तीर धनुष है ना, झारखंड मुक्ति मोर्चा तीर धनुष है, तो उसका क्या होगा ना, कि उसी स्टेट में कोई और सिंबल ऐसा रख नहीं सकता है, लेकिन दूसरे स्टेट में रख सकते हैं। लेकिन वो अगर नेशनल बन गया, तो तीर धनुष वो आपका नेशनल पार्टी बन गया, कोई नहीं रख सकता है, तो ये फायदा होता है। अब से हाथ, कांग्रेस का हाथ हो गया, तो वो कोई रख नहीं सकता है, अब आपके लिए झाड़ू कोई रख नहीं सकता है, तो ये होता है फायदा, पार्टी सिंबल का आवंटन हो जाता है इसमें, ठीक है। इसके बाद में एक फायदा आपको और मिलता है, अगर आप नेशनल पार्टी है तो 40 आपके स्टार प्रचारक मिलेंगे, मिलेंगे नहीं आपको, आप ही बना सकते हैं। वैसे अगर आप नहीं बने तो, वैसे आप नहीं है नेशनल पार्टी, तो आपके लिए 20 है, ठीक है, 20 स्टार प्रचारक होते हैं। आप देखेंगे कि न्यूज में वही लोग बैठते हैं, वही स्टार प्रचारक हैं, जिनके पास अच्छी स्किल बोलने की होती है, जिसको मालूम है जो ज्यादा मतलब 1 2 3 4 कर सकते हैं ज्यादा, ठीक है, वही लोग कर सकते हैं। यहाँ पर जो है ना, सिंबल एक्सक्लूसिवली रिजर्व होता है, जो कि भी हम बोल चुके हैं, जो भी सिंबल आपको मिलता है वो एक्सक्लूसिवली, यानी कि ये जो वर्ड है ना, विशेष रूप से ये आप ही का होगा, कोई छीन नहीं सकता है। ये कुछ कुछ फायदे होते हैं, और बस इतना ही फायदा है, इससे मेंस में क्वेश्चन बनते नहीं, पहली बात, ये जितने पॉइंट बोले ये आपके प्रीलिम्स के लिए बनेंगे, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, अब अगला जो टॉपिक है ये आपका एसटी को लेकर है, अनुसूचित जनजाति को लेकर क्या हुआ है। अभी हाल ही फिलहाल में थोड़ी सी इसमें संशोधन करने की बात की गई है, कहाँ पर और कैसे संशोधन होता है, किसी भी एसटी को कैसे इंक्लूड करते हैं पूरे लिस्ट में, ठीक है, ये हम बात समझेंगे। लेकिन कहानी क्या है, कॉन्टेक्स्ट इसको समझते हैं।
हाल ही में 4 राज्य कौन कौन से, तो तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये आपके 4 राज्य में अनुसूचित जनजाति एसटी सूची को संशोधित करने की मांग करने वाले 4 विधेयकों को संविधान संविधान एसटी आदेश 1950 में प्रस्तावित संशोधनों के माध्यम से लोकसभा में पेश किया गया था। इतना ही कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन समझते हैं क्योंकि यहाँ पर जो एसटी जो आपकी कास्ट है, जो एसटी जो लिस्ट है, कौन कौन से एसटी को यहाँ पर लिस्टेड किया गया ये 4 स्टेट में, और किसकी डिमांड की जा रही है, किसको ऐड करने की बात की जा रही है, क्या हो रहा है, इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर जो नाम बोल रहे हैं ना, ये नाम तो इसको लिख लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे भी आते हैं कि जो ट्राइबल जो कास्ट के लोग हैं, ट्राइबल कास्ट और बेसिकली ये क्या चीजें हैं, है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछे भी हैं, पिछले साल ही पूछा गया था। तो नारी नारी गौरवन हो गया एक, ठीक है, एक हो गया आपका कुरी विक्रम, ये जो हिल्स आपके जो ट्राइबल एरियाज हैं जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, इनकी डिमांड की गई कि इनको आप एसटी की लिस्ट में डालो। अब एक सवाल दिमाग में चल रहा होगा, हम समझ रहे हैं कि एसटीज को कैसे हम लोग इंक्लूड करते हैं एसटी की लिस्ट में, कि कौन जो कास्ट के लोग एसटी में आएंगे, कौन से नहीं आएंगे। अब इसे सपोज कीजिए कि कुछ लोग ओबीसी में है, अगर आप ओबीसी में तो ओबीसी में लाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो उस तरह के एसटी में लाने के लिए क्या करना पड़ता है, इसका सीक्वेंस समझ लीजिए और लिख लीजिए, यहाँ लिखा हो नहीं, हम बता दें। पहले क्या होता है कि रिकमेंडेशन दी जाती है, कुछ सुझाव दिया जाता है, ठीक है, किनके साइड से, तो राय जी ये करेगा। राय जी क्या करेगा कि बोले कि ये एबीसी नाम का एक एसटी कास्ट है, ठीक है, इसको लिस्टेड करना है एसटी वाले की लिस्ट में, ठीक है। ये रिकमेंड किसको करेगा, है ना, ये तो बहुत बहुत बड़ी बात है। तो जो सेंट्रल मिनिस्ट्री है, यानी कि जो केंद्र मंत्रालय है किनका, ट्राइबल जनजाति का, ठीक है, यानी कि ट्राइबल मिनिस्ट्री को ये रिकमेंड करेगा कि ये नाम हमें डालनी है। अब ये जो ट्राइबल मिनिस्ट्री है, ये क्या क्या करेगा, अपने यहाँ रखेगा, थोड़ा देखेगा, रिव्यू करेगा, और फिर ये भेज देगा किसके पास में, तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, इसके पास भेज देगा, किसके लिए, अप्रूवल के लिए, कि आप अप्रूवल देके हमें बताइए, हमें नहीं बताना है, इसको आगे प्रोवाइड करना है। फिर ये क्या करेगा, ये आरजीआई देखेगा, रिव्यू करेगा, वो देखेगा यस किस, क्योंकि सारा डेटा इनके पास में होता है, क्योंकि जो भी सेंसस होता है तो इनके पास सब कुछ डेटा होता है ना, रिगार्डिंग आपके रेजिडेंस के रिगार्डिंग। तो ये रिव्यू करेगा, छानबीन करेगा, और जब ये पाएगा कि हाँ ये सब कुछ तो सही है, तो ये फिर भेज देगा अप्रूवल, फर्दर फिर अप्रूवल, ये अब अप्रूवल ही चल रहा है, आगे हम फ्रॉड कर रहे हैं, ये भेज देगा नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एनसीएसटी के पास में, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स से भेजेगा, ये भी अप्रूवल देगा, और इनके यहाँ से अप्रूवल होने के बाद में फिर ये भेज देगा कैबिनेट के पास में, सेंट्रल कैबिनेट, नॉट स्टेट, सेंट्रल कैबिनेट के पास में, और ये कैबिनेट अपनी यहाँ से अप्रूवल देके ये फिर राष्ट्रपति को भेजेगा फाइनली क्या, इसके असेंट के लिए, स्वीकृति के लिए, और यहाँ से राष्ट्रपति आर्टिकल 342 यूज करते हुए इसको फिर कंसेंट दे देगा। तो ये पूरा सीक्वेंस ऐसे चलता है, ठीक है, आसान नहीं होता ये लिस्ट ऐसे कि हम डिमांड कर दिए इसको डाल दो इसमें लिस्ट में, आसान नहीं होता है। ये पूरा सीक्वेंस स्टेट ट्राइबल मिनिस्ट्री को ये अप्रूव यहाँ से फॉरवर्ड करेगा, देखेगा, ठीक है, आरजीआई को, एनसीएसटी को, फिर कैबिनेट, फिर राष्ट्रपति, इसके बाद फिर लिस्टेड होगा। ये पूरा सीक्वेंस चलता है, याद नहीं करना है, बस अब एक मैप समझ लीजिए, साइड में लिख लीजिए बस, अगर आपको लगे तो। अब यहाँ पर ना 1965 में पहले से ही लोकर जो समिति बनाई गई थी, ये लिख लीजिए, मेंस में ऐसी चीजें लिखने में काम आती है। तो ये जो समिति बनाई गई थी ना, इन्होंने भी कहीं ना कहीं दो जो ऊपर आप देख रहे हैं, नारी कोरवन और पूरी विक्रम, जो आपकी हिल्स जो ट्राइबल जो कास्ट है, इनको लिस्टेड करने की डिमांड इन्होंने भी की थी, लेकिन नहीं हुआ, इवन कि अभी तक नहीं हुआ, ठीक है, बहुत पिछड़े हैं, एसटी कास्ट में आना चाहिए, ठीक है, जो भी क्राइटेरिया फुलफिल करने चाहिए एसटी के लिए ये फुलफिल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा कुरुबा, ठीक है, बेटा कुरुबा जो है ना, ये आपके कर्नाटक के, ठीक है, केटी, हाँ वही केटी आपके है। तो ये आपका जो है ना, ये बेटा कुरुबा, ये जो है ना, मतलब क्या होता है ना कि किसी स्टेट में, ये आपके बेसिकली कर्नाटक में ही जो ये जो कास्ट के लोग हैं ना, वैसे इसको कोडू कुरुबा ही बोलते हैं, कोडू कुरुबा के लोग पहले से आपके लिस्टेड है एसटी में, लेकिन ये लिस्टेड नहीं है। तो यहाँ पर ट्राइबल मिनिस्ट्री ने ये कहा कि भैया ये इन्हीं का नाम है, यही आपके कोडू कुरुबा है, बस इतना ही कि थोड़ा इनका
आगे पीछे नाम हो गया, वही कुरबा वही है, बस हल्का फुल्का आगे पीछे हो गया, 19-20 हो गया। तो इसको आपको ये बोला गया कि वही है, बस इसको रिकॉग्नाइज करना है, इसको बस कोडो कुरबा में ही करके इसको मिक्स कर देना है, ठीक है। और इसको भी लिस्ट करने की बात की गई। इसमें छत्तीसगढ़ में एक भारिया भूमिया है, ठीक है, ये भी एक जनजाति है। इसके बारे में बोला गया कि ये ना, इसके भी नाम पहले से मेंशन है, लेकिन लेकिन इसके जो प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, बोलने का जो उच्चारण बोलते हैं, ये अलग अलग है, इसलिए कुछ लोग इससे बाहर है। ऐसी बहुत सारी समस्या होती है। कुछ लोग इसे बोलते हैं कि महार, महार एक जात होता है, ठीक है, जो एसटी में आता है। तो महार एक सत्याग्रह पे आपने देखा होगा, ठीक है। तो कुछ लोग हमारे यहाँ बोलते हैं महारा बोलते हैं, कहीं और कुछ और बोलते हैं, मेहर बोल देते हैं। तो उसके कारण ये लोग इंक्लूड नहीं होते हैं। अब जो संविधान के जो लिस्टेड, जो एनसीएसटी में जो लिस्टेड है जो नाम, तो उसमें अगर मान चलिए महार लिखा हुआ है और कोई महारा लिखा आता है, वही चीज है, बस प्रोनाउंसिएशन बस अलग अलग है, आ ऊ का बस इतना ही अंतर है। तो इसके कारण वो क्या एक्सक्लूड है, वो बाहर उस लिस्टेड में, फायदा फिर नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए यहाँ पर ये स्टेप लिया गया। ये बहुत कुछ अभी इसमें स्टेप लेना बाकी है। अभी 4 स्टेट निकला है। अभी झारखंड वाले जो गवर्नमेंट है वो सोए हुए होंगे मेरे ख्याल से, वो भी जागेंगे तभी कुछ होगा। अब एचपी में भी कुछ ऐसे कास्ट है जो हट्टी समुदाय के लोग हैं, इनके बारे में भी इंक्लूजन करने की बात की गई है। तो ये 4 जो जनजाति है, नाम लिख लीजिए, सब कुछ क्या लिख ले पूरा ढूंढ के गूगल से नहीं, ये 4 लिख लीजिए, 4 काफी है, क्योंकि एग्जाम में आपसे करेंटली फोकस किया जाएगा, तो ये 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रोसेस तो हम बोल चुके हैं, प्रोसेस प्रक्रिया क्या है, ये आपकी प्रक्रिया है, कैसे इंक्लूड करते हैं, है ना। और इसके लिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात करें तो याद कीजिए कि ब्रिटिश टाइम में, ब्रिटिश गवर्नमेंट जब 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1935 का, तो ये वो एक्ट था जिस टाइम में सबसे पहली बार जो एसटीज है, जो जनजाति है, अनुसूचित जनजाति, तो उनको पहली बार रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधित्व तो उनको मिला था, खासकर जो लेजिस्लेटिव में, ठीक है, यहाँ बोल सकते हैं कि सरकार में। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में सबसे फर्स्ट टाइम प्रतिनिधित्व मिलता है। ये पॉइंट याद है, क्योंकि ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नीचे वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका हो गया इसके रिगार्डिंग ऑलमोस्ट सब कुछ। देखिए, संवैधानिक प्रावधान क्या है। संवैधानिक प्रावधान ये है कि अनुच्छेद 366 क्लॉज 25 ये बात करता है परिभाषा, किसके बारे में, किसकी परिभाषा, तो एसटी की परिभाषा याद रखिएगा, ठीक है, कि अनुसूचित जनजाति एसटी की परिभाषा जो है ना, इसके बारे में बात करता है कि वो जो कि बहुत पिछड़े हैं और जिन्हें आर्टिकल आर्टिकल कहाँ गया 300 लिखा हुआ इधर, चलिए कोई दिक्कत नहीं, 342 जो है ना, इसके तहत में इसको डीम्ड किया गया। डीम्ड मतलब क्या होता है, इसको चिन्हित बोल सकते हैं, ठीक है, जिसको 342 आर्टिकल के अंडर में इसको रखा गया। और प्रेसिडेंट ही करते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट लास्ट मैसेज देते हैं। प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल यूज करते हैं, 342, ठीक है, तो इसका यूज करके फिर ये लिस्टेड करते हैं। तो 342 के अंडर में जो चीजें लिखी हुई है, तो उसके अंडर में डिफाइन होती है जो पिछड़ा हुआ है। इसके बाद एक नेक्स्ट में यहाँ पर की है कि और भी क्या पॉइंट है, अगर 5वीं अनुसूची आपको मालूम हो तो इसके रिगार्डिंग अगर आपको बता दें कि इसमें जो एसटी है, जो अनुसूचित जनजाति है, इसके प्रशासन के बारे में बात की गई है। और 5वीं के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है, अभी हम आगे क्वेश्चन दिखाएंगे। 6ठी में भी आपका अनुसूचित जनजाति है, लेकिन ये आपके उनके बारे में बात की गई है। देखिए, ये जो है ना 5वीं अनुसूची, ये 6ठी में जो भी आपके स्टेट मेंशन है उसको छोड़ के जहां जहां पर आपके पास में एसटी कम्युनिटी है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन यानी उनके जो प्रशासन के बारे में बात करता है। लेकिन जो 6ठी है ना, ये 4 एटीएमएम मतलब क्या हुआ, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसके बारे में बात करता है, ठीक है। ये तो मालूम होना चाहिए अनुसूची के बारे में, ठीक है। इसके बाद में सरकार ने इसके अलावा भी कुछ अधिनियम पास किए हैं, ठीक है, जैसे कि अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006। और इसमें क्या होगा, इसमें ये हुआ था बेसिकली, एक छोटा सा मोटो था, लिख लीजिएगा इसको आप, कि जो भी इनके पास में जो जंगल के जो राइट्स थे, वन जो इसके अधिकार थे, वन अधिकार जो थे इनके पास में, ट्राइबल्स, पहले क्या था कि आप ट्राइबल से नॉन ट्राइबल्स जो आपके पीपल्स हैं उसको ट्रांसफर करने के थे प्रोविजन, अब इसमें नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वन को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, जो कि आपके ट्राइबल जो लोकल्स है, और जो लोकल्स नहीं है या कि जो ट्राइबल्स नहीं है उसको, इसके रिगार्डिंग ये आपको बनाया गया था, ठीक है। नाम में क्या है, वन अधिकारों की को मान्यता दी गई, ठीक है, इनके पास वन के अधिकार होंगे, ठीक है। एक तो और भी है, कौन सा है, पेसा एक्ट है, पंचायत ऑफ एक्सटेंशन ऑफ आपके जो पंचायत जो आपका जो क्या बोलते हैं, पंचायत जो आप क्या उसको बोलते हैं, पंचायती राज, है ना, इसके रिगार्डिंग चीजें थी। तो ये भी आपका 1996 में आया था, जो कि आपका
इसमें क्या था कि पंचायत को लेकर क्या 3 टीयर जो गवर्नमेंट की बात करते हैं, ठीक है, स्टेट विलेज लेवल में, पंचायत लेवल में, इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट लेवल में, क्या ये ट्राइबल एरियाज में भी क्या ये मतलब चीजें लागू होगी, इम्प्लीमेंट होगा, इसको लेकर ये बात था। तो इसको 1996 में, क्योंकि 1992 में आपका आपका 70 सॉरी 92nd 73rd 74th एंड 74th, ये आपका था 73rd यानी कि पंचायती राज के लिए और 74th यानी कि म्युनिसिपैलिटीज के लिए। तो इसके जस्ट 3 4 साल के बाद 1996 में, क्योंकि कुछ मॉडिफाई करके जो पंचायती राज जो सिस्टम लाया गया था, कुछ मॉडिफाई करके उसको वहां पे इम्प्लीमेंट किया गया। और मॉडिफाई किस तरीके से था, इसका तो अलग ही टॉपिक है, तो किसी अलग में हम बात करेंगे इस बारे में, ठीक है। तो ये आपका फिर और ये आपका अलग से एक्ट हो गया। तो संविधान के संवैधानिक प्रावधान तो है, किसके लिए, एसटी के रिगार्डिंग तो है। तो संवैधानिक प्रावधान क्योंकि ऐसे ये आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, जब मेन से पूछेंगे कि इसके क्या संवैधानिक प्रावधान है ना, तो आपके ये 1 1 2 3 4 5 पॉइंट आपके लिए सफिशिएंट होंगे, ठीक है। चलिए इतना ही रखते हैं आपके लिए। एक क्वेश्चन यहाँ पर है, तो इंग्लिश से भी है, हिंदी से भी है, और ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और ये इंग्लिश से देखिए, थोड़ी आपको इंग्लिश भी आपको सही करनी है ना। तो फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट, यहाँ बोलेंगे बेस्ट, हो सकते हैं यहाँ चारों सही हो, चारों ही सही हो, लेकिन यहाँ बोले बेस्ट रिफ्लेक्ट द कॉन्सिक्वेंसेस, कौन सा सबसे बेस्ट होना होगा, ये भी ध्यान रखना पड़ता है। दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल, ये जो है ना, ये ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल को जो लैंड ट्रांसफर करने से प्रिवेंट रोकता है। अभी जस्ट बताया, पहले में आंसर मिल गया, ठीक है, लेकिन नीचे पढ़ना हमारा अधिकार है ना। दिस वुड क्रिएट लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी इन दैट एरिया, लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी, ये तो ऐसा नहीं है, ये तो पैसा में था, ठीक है, ऐसा तो नहीं है इसमें। दिस वुड कन्वर्ट दैट एरिया इनटू यूनियन टेरिटरी, ये तो सरासर ही गलत लग रहा है, ठीक है। इसका तो डी का द स्टेट हैविंग सच एरियाज वुड बी डिक्लेयर्ड एज स्पेशल कैटेगरी स्टेट, ये भी आपका नहीं हुआ, सिंपल से है, ठीक है। हिंदी भी है ऐसे, आप देख लेंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए इतना ही रखते हैं, इससे आर्टिकल्स तो और भी थे, लेकिन समय जो था, आपको बता दें कि समर के रिगार्डिंग आपको मालूम होना चाहिए कि अभी रिसेंटली जो चीजें लॉन्च हुई है, और 999 ये आपका अभी प्राइस है, आपको कोड यूज करना पड़ेगा एनसीईआरटी, ठीक है, जो कि आपको प्राइस लेवल हो जाएगा। फीचर्स की वही सेम फीचर्स जो कि डेली आपको देखते होंगे, ठीक है। ये रहा आपका एप्लीकेशन, अगर आप डाउनलोड नहीं किए तो इसके लिए आप प्ले स्टोर जाएंगे, यहाँ सर्च करेंगे एग्जामपुर, एक इंटरफेस आपके पास आएगा, एग्जामपुर सरकारी नौकरी प्रेप, इंस्टॉल करेंगे, ओपन करेंगे, नाम को यहाँ रजिस्टर करेंगे, और इस तरीके से जितने फीचर्स हैं इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर हम बात करें जॉब सेलर्स के बारे में, स्ट्रक्चर पेड कोर्सेज, फ्री पीडीएफ्स, ऑल इंडिया स्टूडेंट टेस्ट हो गया, फ्री प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, अनलिमिटेड क्विज एंड प्रैक्टिस, ये आपको यहाँ मिल जाते हैं। और ये नंबर रहा, कभी कुछ डाउट्स क्वेरीज हो तो इसके लिए आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, कभी कॉल ना लगे तो इसके लिए नीचे वाले व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ताकि हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर सके। सेशन कैसा लगा, अच्छा बुरा, गुड बैड फीडबैक आप दे सकते हैं, ऑफलाइन कमेंट में देना आपको, ठीक है। कुछ भी डाउट्स हो ऑफलाइन कमेंट में पूछिए, मेरा नजर होता है, देखते भी है, अगले क्लास में सॉल्व भी करते हैं। तो आप कुछ भी डाउट्स हो अपनी फीडबैक ऑफलाइन कमेंट में दीजिए, जरूर दीजिए, क्योंकि ये मेरे लिए मोटिवेशन काम करता है। और मिलते हैं अगली क्लास में, ताकि हम और भी कुछ अच्छे आर्टिकल्स हम बात कर सकें, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम बात कर सकें, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।